Namaste. I am Pankaj Prag from land of Buddha, that is the capital city of province Bihar, which is Patna. And today I am going to talk with you upon Hindi. So this was my brief introduction, and now Hindi. So हिंदी भाषा के बारे में सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हिंदी भाषा की जो मूल भाषा है, जिस भाषा से हिंदी की उत्पत्ति हुई है, अर्थात हिंदी की जो मातृभाषा है, जिसे माँ कहते हैं, हिंदी की जो माँ है वो संस्कृत है। संस्कृत से ही हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भारत देश की मुख्य भाषा है और हिंदी की खासियत यह है कि इसका व्याकरण और इसकी जो भाषा शैली है वह अगर कोई जान जाए तो हिंदी सीखने में या समझने में उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। हिंदी की जो लिपि है, अर्थात हिंदी जिस तरीके से लिखते हैं उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। तो ये हिंदी का संक्षिप्त रहा। अब हिंदी का जो भी तात्पर्य है वह इसके व्याकरण से है। हिंदी जब भी हम उच्चारण करते हैं या हिंदी जब भी हम लिखते हैं, दोनों में समानता होती है, और अगर व्याकरण की आपको जानकारियां हैं तो अशुद्धियां कम होगी। इसका मैं उदाहरण दूंगा। हिंदी में सबसे पहले वर्ण की बात की जाती है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। हिंदी जो है उच्चारण के रूप से इस तरह समृद्ध है कि जो भी आप बोलते हैं हूबहू वही आप लिखते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप जो बोल रहे हैं आप उससे कुछ अलग लिखिएगा, अथवा आप कुछ लिख रहे हैं तो आप उससे कुछ अलग पढ़िएगा। हिंदी की यही खासियत है कि अगर आपने बोलना सीख लिया तो आपने पढ़ना सीख लिया तो आप कभी भी न गलत बोल पाएंगे, न कभी भी आप गलत लिख पाएंगे। सामने वाला जो भी उच्चारण करेगा आप लिखने में बिल्कुल वही लिखिएगा, या फिर सामने वाला जो भी लिखा रहेगा आप पढ़ने के दौरान बिल्कुल वैसा ही पढ़िएगा। तो हम अभी बात कर रहे थे वर्ण की। स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण है। इसका मैं उदाहरण देता हूँ और ये भी बताता हूँ कि उच्चारण से कैसे इनका संबंध है। जितने भी हमारे स्वर हैं, सभी स्वर हमारे कंठ के निचले जो हिस्से हैं यहाँ से उनका उच्चारण किया जाता है। जैसे अ, आ, ई, दीर्घ ई, ऊ, दीर्घ ऊ, जितने भी यहाँ अ, आ, ई, दीर्घ ई, ऊ, बड़ी ऊ या दीर्घ ऊ, ए, ओ, औ, अंग, अह। अब ये जितने भी मैंने स्वर वर्ण की बात की, सबका उच्चारण आपके ये जो कंठ है, इस कंठ के नीचे से, यहाँ से होता है, कंठ के जस्ट नीचे। अब इसके बाद हम बातें करेंगे व्यंजन वर्ण की, क्योंकि उच्चारण की दृष्टि से अगर आप हिंदी समझ गए तो कभी भी आपको न बोलने में समस्या होगी ना ही समझने में समस्या होगी। जैसे क वर्ग है, शुरुआत, व्यंजन की शुरुआत क वर्ग से होती है, क, ख, ग। अब देखिए, आप जो भी बोलिएगा क, ख, ग, आप कंपन महसूस करिएगा। आप हिंदी की यही खासियत है कि जो भी आप उच्चारण कर रहे हैं वो अंदर से बाहर तक उच्चारण होता है। वैसा उसी वैज्ञानिक पद्धति से इसके सभी वर्ण को सजाया हुआ है। क, ख, ग। ऐसा नहीं कि आप क का उच्चारण अपने होठ से कर लीजिएगा या फिर कंठ के नीचे से होगा, हमेशा यहीं से होगा। क, ख, ग, घ, ग, घ, अंग। इसके बाद होता है च वर्ग, इसके जस्ट ऊपर से च आप यहां से नहीं बोल सकते हैं, च हमेशा यहां से निकलेगा। च, छ, ज, झ, य। इसके बाद तालु का रोल आता है, दांत और इसके बीच में तालु होता है, ऐसा जो पोर्शन आपका खाली ब्लैंक,
वहाँ से हम लोग ट वर्ग बोलते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ड़। उसके बाद आता है दांतों का रोल। दांत उसके बाद आते हैं, दांत से उसको तवर्ग का प्रयोग में दांत का प्रयोग होता है। तवर्ग के उच्चारण में दांत का प्रयोग किया जाता है। त, थ, द, ध, न। उसके बाद आपका आता है पवर्ग। खासियत देखिए, हर एक वर्ग बनाया जो गया है, क्रमबद्ध जो किया गया है, वह मुख के एक खास अंग के प्रयोग से ही वह उसका उच्चारण होता है। पवर्ग में शुद्ध रूप से आपके ओठों का प्रयोग होता है। प, फ, ब, भ, म। उसके बाद फिर मिश्रित हैं य, र, ल, व, वो मिश्रित में आ जाते हैं। मैंने आपको ये हिंदी के स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के उच्चारण पर इसलिए जोर दिया ताकि अगर आप यह जानते हैं कि उस वर्ण का, हर शब्द में अक्षर जुड़े रहते हैं, उस अक्षर का उच्चारण कहाँ से होना है, तो आपको उच्चारण करने में सुविधा होगी और आप आसानी से शुद्ध शुद्ध उच्चारण कर पाइएगा, अन्यथा गलतियां होने की संभावना रहेगी। अब व्याकरण में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले पढ़ाया जाता है संज्ञा, सर्वनाम। संज्ञा का अर्थ होता है आप कोई भी नाम, चाहे वो किसी पुरुष का हो, स्त्री का हो, शहर का हो, किसी वस्तु का हो, जितने भी तरह के नाम हैं सभी को संज्ञा की कोटि में रखा गया है। जैसे कि राम, मोहन, राधा, पटना, भारत, चीन, अमेरिका, यह सब संज्ञा के भाग में आता है। इन सबको संज्ञा कहते हैं। अभी हम बहुत विस्तृत नहीं जाएंगे इसमें, अभी बस हिंदी की हम मूलभूत बातों को जानेंगे जो मुख्यतः उच्चारण के लिए आवश्यक हैं और जिससे आपको लिखने और पढ़ने में परेशानी ना हो। ठीक उसी तरह आगे सर्वनाम है। सर्वनाम में किसी के भी नाम के जगह पर उसको जैसे संज्ञा के जगह पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे लोग, वे दोनों, इसमें हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं और उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक इसी तरह क्रिया है। हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसको, उस जो शब्द है उस शब्द उसको हम लोग क्रिया से बोध कराते हैं। जैसे अगर हम वाक्य के प्रयोग के माध्यम से बताएं तो राम खेलता है, यहाँ खेलना क्रिया है। राम फल खाता है, यहाँ खाना क्रिया है। राम पढ़ता है, यहाँ पढ़ना क्रिया है। तो वह जो काम कर रहा है वह क्रिया के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा फिर विशेषण है। जैसे राम लंबा है, राम छोटा है, राम सुंदर है। यह उसके बारे में बताया जा रहा है कि राम कैसा है। उस किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसके गुणों के बारे में जिस माध्यम से बताया जा रहा है, जिन शब्दों के माध्यम से उसके गुण को हम बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे राधा, राधा सुंदर है, राधा गोरी है। यह सब उसकी विशेषता बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि वह कैसी है। ठीक इसी तरह क्रिया विशेषण है, समास है। और समास का मैं एक उदाहरण आपको बता देता हूँ। समासिक पद वैसे पद हैं जो अन्य अर्थ देते हैं। उनका सामान्य अगर आप शब्दार्थ खोजिएगा तो शब्दार्थ में उनका मूल अर्थ नहीं मिलेगा। जैसे कि दशानन, दशानन जो शब्द है, दशानन का अर्थ होता है रावण। रावण जो कि महाभारत का एक पात्र, रामायण का एक पात्र है। रामायण आपने सुना होगा, देखा भी होगा बहुतों ने। तो उसके 10 सिर थे। आनन मतलब होता है सिर और 10 मतलब होता है 10। तो उसके 10 सिर थे। तो अगर दशानन शब्द बोला जा रहा है, इसका अर्थ है कि हम रावण के बारे में बोल रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं संधि। संधि में हम मूलतः 2 शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाते हैं। जैसे हिमालय। अब हिमालय तो एक शब्द है,
जो कि एक पर्वत का नाम है, पहाड़ का नाम एक पर्वत का। लेकिन हिमालय 2 शब्दों से मिलकर बना है, हिम जोड़ आलय। हिम मतलब होता है बर्फ और आलय मतलब घर, बर्फ का घर और हिमालय। तो लेकिन हिमालय से हमारे दिमाग में कभी भी बर्फ का घर नहीं आता है। हिमालय हिम और आलय को संधि करके हिमालय शब्द बना है, और इस संधि की खासियत है कि वह एक पर्वत है जिसका नाम है हिमालय। जैसे विद्यालय, विद्या ज्ञान जोड़ आलय, आलय मतलब होता है घर, जो ज्ञान का घर है, जहाँ पे ज्ञान मिलता है उसे विद्यालय कहते हैं। जैसे पाठशाला, पाठ जोड़ शाला। इस तरह संधि से हम 2 शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाते हैं, यह संधि की खासियत है। ठीक इसी तरह हम लिंग निर्णय करते हैं कि हम जब भी किसी पुरुष के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे उसे पुल्लिंग बोला जाता है, और स्त्रीलिंग जब बोलेंगे तो किसी स्त्री या स्त्री से जुड़े हुए जो भी शब्द हैं उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम घर जाता है, यहाँ राम चूंकि पुल्लिंग है तो इसके साथ क्रिया भी पुल्लिंग हो गई, राम घर जाता है। लेकिन अगर राधा के बारे में बात करेंगे, राधा घर जाती है, राम जाता है और राधा जाती है। राम खेलता है, राधा खेलती है। तो आप पूरा वाक्य सुनकर स्पष्ट आराम से आप समझ जाइएगा कि जो बोलने वाला है वह पुल्लिंग है या इस किसी स्त्रीलिंग के बारे में बोला जा रहा है। जो भी बातें बताई जा रही है उसके बारे में आपको सुनकर ही स्पष्ट हो जाएगा पूरा वाक्य, अगर आपको लिंग निर्णय करने आता है तब। ठीक उसी तरह वचन होते हैं। जैसे एक वस्तु अगर है तो उसके लिए एक वचन, एक से अधिक है तो बहुवचन। जैसे कि राम खेलता है, यहाँ एक के बारे में बात की जा रही है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो राम खेलता है, यहाँ एक आदमी है जो तो खेलता है। अब अगर एक से अधिक होंगे तो वहाँ पे बहुवचन लगाएंगे, तो वहाँ क्रिया भी उसी के रूप से परिवर्तित हो जाएगी। राम और मोहन खेलते हैं, राम और मोहन घर जाते हैं। राम घर जाता है, राम और मोहन घर जाते हैं। सभी लड़के विद्यालय जा रहे हैं, एक लड़का विद्यालय जा रहा है। तो वाक्य सुनकर आपको यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि वह एक वचन है या बहुवचन है, वह पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है। इसमें क्रिया और संज्ञा दोनों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप आराम से यह समझ जाएंगे कि वह जो वाक्य है वह एक वचन के बारे में बोल रहा है कि बहुवचन के बारे में बोल रहा है, पुल्लिंग के बारे में बता रहा है कि स्त्रीलिंग के बारे में बता रहा है। यह समझने में आपको समस्याएं नहीं होगी। यह तो मूलभूत बातें हुई। अब हिंदी की जो और भी भूमिका है वह उसकी भूमिका साहित्य में है, जिसमें कई कवि हैं जो कि कविताएं लिखे हैं, कहानियों में है, कला के क्षेत्र में भी हिंदी की बहुत उपयोगिता है। खास करके हिंदी फिल्मों का, भारत में जो हिंदी फिल्म है उसे बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, और बॉलीवुड में जो सारी फिल्में हैं वह हिंदी में बनती हैं। अगर किसी को हिंदी सीखना है तो आराम से यहाँ के फिल्मों को देखकर वह हिंदी सीख सकता है, यहाँ के कवियों की कविता को पढ़कर वह हिंदी सीख सकता है, उच्चारण जान सकता है। आपने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा, उनकी रचना है गीतांजलि। जब वह हिंदी में लिखी गई तो उनकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई। शुरू में उन्होंने बांग्ला में लिखी थी जो कि हिंदी से मिलती जुलती ही भाषा है, लेकिन जब वह हिंदी में लिखी गई तो काफ़ी प्रसिद्ध हो गई। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के काफ़ी बड़े कवि हैं। उनकी रचना भी है रश्मि रथी, जो उन्होंने महाभारत के एक सर्ग पर लिखी है। अगर हम रचनाकार की बात करें, कहानिकार की बात करें, तो सबसे बड़ा नाम प्रेमचंद है।
प्रेमचंद की कहानियाँ तो हिंदी जानने वालों के जबान पे रहती है। जो भी हिंदी जानते हैं वह प्रेमचंद की रचना जरूर पढ़े होंगे। सबसे यहाँ पे विद्यालयों में भी प्रेमचंद की रचना पढ़ाई जाती है। जैसे ईदगाह है, जिसमें कि एक बालक है, उसकी कहानी है। उपन्यास भी प्रेमचंद बहुत सारे लिखे हैं, जैसे गोदान है, जिसमें कि पात्रों के माध्यम से पूरी कहानी को वो आगे बढ़ाए हैं। जब यह सब आप पढ़िएगा और पढ़ने के साथ उच्चारण कीजिएगा सही ढंग से, तो आप यह महसूस कीजिएगा कि हिंदी की यह वैज्ञानिक खासियत है कि आप जो लिखा हुआ है हूबहू वही उच्चारण कर रहे हैं, उससे इतर, उससे अलग आप कुछ भी उच्चारण नहीं कर सकते हैं। यह हिंदी की खासियत है। अब हम थोड़ी सी फिल्मों की भी बात कर लें तो बॉलीवुड की जो फिल्में हैं, जैसे कि 3 इडियट, आमिर खान के 3 इडियट आपने सबने लगभग देखी होगी। जिन्हें हिंदी सीखना है वह आराम से फिल्मों को देखकर भी सीख सकते हैं, उच्चारण उन्हें समझ में आ जाएंगे। बस शुरुआती जानकारी उन्हें चाहिए। अगर कुछ मूलभूत शुरुआती जानकारी उन्हें हो जाए तो फिर उन्हें हिंदी सीखने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। 3 इडियट है उनका। उसके बाद दंगल फिल्म उनका आया था, सलमान खान का, और उसमें भी अच्छी हिंदी का प्रयोग हुआ है। थोड़ा सा उसमें हरियाणवी बोल का टोन, बोल का फर्क है। और हिंदी की अगर अन्य हम फिल्मों की बात करें तो लंबी सूची है इसकी, और सभी फिल्मों का यहाँ नाम लेना संभव नहीं है। यह एक उदाहरण है कि हिंदी भाषा सबसे आसान भाषा है। आप हिंदी भाषा आसानी से बोल सकते हैं, हिंदी भाषा आसानी से लिख सकते हैं, और इसमें थोड़ी बहुत अगर व्याकरण की आपको जानकारी है, लिंग की जानकारी है, क्रियाबोध है, आपको संज्ञा सर्वनाम थोड़ा बहुत जानते हैं, तो आपको पढ़ने में और लिखने में किसी तरह की समस्या नहीं होगी। चूँकि आज सिर्फ आपसे हिंदी को परिचय कराना था आपके साथ, इसीलिए हम विशेष इसमें बातें, बहुत विस्तृत रूप से इसमें हम बातें नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हर विषय, हर जो पाठ्यक्रम का हर एक नाम, चाहे वो संज्ञा हम बोल रहे हैं या फिर लिंग निर्णय बोल रहे हैं, उसमें विस्तृत समय देना होगा। उसका विस्तृत पाठ्यक्रम है। अगर एक बार आप उसको जान जाते हैं तो फिर आपको हिंदी में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आशा है कि आपको जो मैंने हिंदी के बारे में आपके साथ बात की, आपको अच्छी लगी होगी हिंदी की बात। और इस चर्चा के माध्यम से हम हिंदी को पढ़ना जारी रख सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हिंदी को दूसरे देशों में भी प्रचार प्रसार का माध्यम मिल रहा है तो सबसे अधिक खुशी मुझे होगी, और मुझे इस बात का गौरव होगा कि मैं हिंदी भाषा को अन्य जगहों पर भी इसका प्रचार प्रसार कर सकूंगा, और इसे अगर पढ़ाने का मौका मिले तो मुझे और भी बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। नमस्ते।